हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम एक फ्रेश आर्टिकल लेके आए हैं जिसका नाम है एरर। आज हम एरर का वीडियो नंबर 1 लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एरर होता क्या है, कितनी तरह का एरर होता है और उन एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और जब भी हमें किसी मेजरमेंट को एरर के साथ बताना है, जब भी हमें किसी मेजरमेंट को एरर के साथ एक्सप्रेस करना है, तो वो कैसे करते हैं। आज से पहले हमने किसी मेजरमेंट को एरर के साथ एक्सप्रेस नहीं किया है। आज से पहले जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे, हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करते थे, हम डिफरेंट मेजरमेंट लेते थे, उसके बाद हम क्या आंसर अपना जो टीचर को बताते थे, कहां तक बताते थे, उसकी मीन वैल्यू तक। लेकिन आज हमें मीन वैल्यू से आगे जाना है। आज हमें अपनी मेजरमेंट को एरर के साथ एक्सप्रेस करना है। यही आज का हमारी यूनिकनेस आर्टिकल में। और बच्चों, ये आर्टिकल जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो आपका होम एग्जाम हो, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जाम हो। ये आर्टिकल काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो मेरी आपको एडवाइस होगी इस आर्टिकल को ध्यान से आप समझें। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एरर क्या होता है। एरर बच्चों, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। बच्चों, ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इसका मतलब एरर का जो डेफिनेशन बना वो बना ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लो आपके पास एक रॉड है और इस रॉड की जो ट्रू लेंथ है वो है 12.67 सेंटीमीटर। और जब आपने इसको मेजर किया विद सम इंस्ट्रूमेंट, जब आपने इसको मेजर किया, जो मेजर्ड वैल्यू आई वो आई 12.65 सेंटीमीटर। तो इसमें एरर कितना आ गया, 12.67 तो इसकी ट्रू लेंथ थी और आपने मेजर किया 12.65 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसमें एरर कितना आ गया, 0.02 सेंटीमीटर का। ये आपका एरर आ गया। तो यही है आपका डेफिनेशन ऑफ एरर। सिंपल सा डेफिनेशन है। ये डिफरेंस होता है किसका, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, दैट इज एरर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि एरर कितनी तरह का होता है। आपको पता होना चाहिए कितनी तरह के एरर होते हैं। बच्चों, एरर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर फर्दर 4 तरह का होता है बच्चों, ए, बी, सी और ये डी। ये सिस्टमैटिक एरर 4 तरह का होता है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लें सिस्टमैटिक एरर होता क्या है। सिस्टमैटिक एरर, डेफिनेशन से इसकी मीनिंग समझ नहीं आती बच्चों। सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन ये है, द एरर which occurs according to certain pattern। या फिर इसकी डेफिनेशन होती है, द एरर which arises in one direction। either पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों, डेफिनेशन से इसका मतलब क्लियर नहीं होता है। जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं उससे हमें इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता कि ये क्या मतलब है, वन डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 4 तरह का होता है, इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम सिस्टमैटिक एरर के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर, दिस ए स्टैंड फॉर एम्पियर, ये 0 है। और इसका जो पॉइंटर है
इसका जो पॉइंटर है ऑफ कंडीशन में इसका पॉइंटर यहां पे है। इसका मतलब आप समझ गए, इसमें तो एरर है, आपका जो एमीटर है उसमें तो एरर है, जबकि पॉइंटर को ऑफ कंडीशन में कहा होना चाहिए, इस पॉइंटर को कहां कंसाइड करना चाहिए, 0 के साथ, जबकि ये किसके साथ कंसाइड कर रहा है, 1 एम्पियर के साथ, ये कंसाइड कर रहा है 1 एम्पियर के साथ। अगर आप इस एमीटर को अगर आप किसी भी सर्किट में लगाओगे, ठीक है, अगर आप इस एमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाओगे तो आपकी जो करंट की वैल्यू आनी चाहिए, करंट की वैल्यू वो ना आके क्या आएगी, हमेशा इंक्रीज्ड आएगी। आपकी वैल्यू अगर यहां पे, क्योंकि यहां पे एरर है 1 डिवीजन का, और मान लो अगर ये यहां पे रीडिंग आपकी दिखाता है, यहां पे आपने जब इसको सर्किट में जब आपने लगाया, जब ये रीडिंग दिखाएगा तो एक्चुअल में रीडिंग क्या है, 4 एम्पियर रीडिंग है, एक्चुअल में क्या है रीडिंग 4, लेकिन दिखा क्या रहा है 5। रीडिंग को क्या दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है। जब मैं दोबारा किसी और सर्किट में वहां पे रीडिंग क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा। ये जहां जहां मैं लगाऊंगा वहां पे रीडिंग हमेशा क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा। दिखानी 4 थी, दिखा क्या रहा है 5, दिखानी 5 होगी, दिखा क्या रहेगा 6। हमेशा रीडिंग को क्या दिखाएगा, ज्यादा, मतलब हमेशा रीडिंग को 1 डायरेक्शन में दिखाएगा, हमेशा ज्यादा दिखाएगा। तो इस टाइप से जो एरर अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, द एरर विच अराइजेस इन 1 डायरेक्शन, जो या तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए उससे हमेशा या तो ज्यादा दिखाए, या फिर जो वैल्यू आनी चाहिए उससे हमेशा क्या दिखाए, कम दिखाए, मतलब एक ही डायरेक्शन में, या तो हमेशा ज्यादा दिखाए या तो हमेशा कम दिखाए। अगर इस टाइप का ऑपरेटर से जो एरर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो यही होता है सिस्टमैटिक एरर, 1 डायमेंशन एरर यही होता है, 1 डायरेक्शन एरर बच्चों यही होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये कितनी तरह का होता है। सबसे पहली टाइप है इसकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर यही मतलब है द एरर which arises due to fault in instrument। बच्चों अगर आपके रीडिंग में एरर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से, तो हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एमीटर का जो एग्जांपल दिया, प्रीवियस एग्जांपल दिया मैंने, वही आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर था। ये एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया एमीटर का, वही आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर था। मान लो आपके पास बच्चों घर में कोई वेइंग मशीन है, आप उससे आप अपना वे करते हो, और आपको वो वेइंग मशीन मान लो कुछ उसका जो स्केल है वो फॉल्टी है, और वो आपको हमेशा रीडिंग क्या दिखा रही है, मान लो जो 0 है वो 0 पे ना रह के उसका जो स्केल है वो 5 kg पे रहता है हमेशा। जब वो ऑफ कंडीशन में होती है तो आपका स्केल हमेशा 5 kg पे दिखा रहा है, तो उस केस में आपका वे हमेशा क्या दिखाएगी, वो हमेशा ज्यादा ही दिखाएगी, हमेशा ज्यादा, जो भी उस पर वे होगा उसका हमेशा मेजरमेंट वो 5 kg से ज्यादा ही दिखाएगी, हमेशा ज्यादा ही दिखाएगी, मतलब 1 डायरेक्शन में ही एरर आएगा। तो वो जो एरर इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। बट इंस्ट्रूमेंटल एरर इज सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर, एंड सिस्टमैटिक एरर इज दैट एरर व्हिच अराइजेस इन 1 डायरेक्शन। बच्चों ठीक है बच्चों, यहां पे आपने ध्यान देना है कि अगर आपका एरर एक ही डायरेक्शन में आ रहा है और इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो बच्चों दूसरा टाइप है सिस्टमैटिक एरर की, वो है ड्यू टू imperfection experiment technique। ड्यू टू imperfection experiment technique कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की टेक्निक सही नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट के बारे में कम जानते हैं, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में अगर आपको परफेक्शन नहीं है, तो उस टाइप से जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड imperfection experiment technique error, एंड दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। अब इसमें देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के लिए, जैसे हम ओम्स लॉ को परफॉर्म करते हैं। बच्चों में बार बार ओम्स लॉ की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आपने ये क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होता है। ओम्स लॉ में हम क्या फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं
किसी भी रेसिस्टर वायर का रेसिस्टेंस निकालते हैं जो हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। आर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट ओम्स लॉ में, जो कि हम यही ग्राफ से देखते हैं, आर कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम ओम्स लॉ में, अगर हम एक्सपेरिमेंट में देखें, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है, बैटरी होती है, एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, रेसिस्टर वायर होता है, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, ठीक है, रियोस्टैट होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें की। ओम्स लॉ में हमारा की का काम क्या है, बच्चा बोलता है की को हम ऑन ऑफ के लिए लगाते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन की का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है टू अवॉइड हीटिंग इफेक्ट, टू अवॉइड हीटिंग इफेक्ट। की हम ऑन ऑफ के लिए नहीं लगाते, की हम ऑन ऑफ के लिए तो चलो लगाते हैं, लेकिन हम हीटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए भी लगाते हैं की को। क्या मतलब है इसका, हम ओम्स लॉ में जो की लगाते हैं, देखो अगर की ऑन रहेगी, तो की आपकी ऑन रहेगी तो क्या होगा, करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग, करंट आपका सर्किट में चलता रहेगा, आपका करंट सर्किट में चलता रहेगा, सीकेटी मतलब सर्किट, आपका करंट चलता रहेगा सर्किट में, और जब करंट चलता रहेगा तो हीटिंग आती रहेगी। करंट के इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। करंट के आने से हीटिंग इफेक्ट आएगा किसमें, जो आपकी रेसिस्टर वायर है, जिसका आपने रेसिस्टेंस निकालना है, जो कि कंडक्टर है। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें हीटिंग होगा, उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, किसका, किसी भी कंडक्टर का, जो कि रेसिस्टर वायर है आपकी, और कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हीटिंग इफेक्ट से, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी उसका बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा बच्चों, रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जो कि रेसिस्टेंस क्या रहना चाहिए ओम्स लॉ में, कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन आपका कांस्टेंट रह नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर आप अपनी गलती की वजह से, अपनी बेवकूफी की वजह से अगर आपने की को ऑन ही रखा है और उसमें करंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो आपका जो रेसिस्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए उससे हमेशा ज्यादा वैल्यू आएगी, हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, ज्यादा, हमेशा क्या वैल्यू की ज्यादा, मतलब आपका एरर जो आएगा किसमें आएगा, वन डायरेक्शन में आएगा, हमेशा वैल्यू ज्यादा ही शो करेगा, हमेशा वैल्यू ज्यादा ही शो करेगा। तो रेसिस्टेंस हमेशा बढ़ा हुआ आएगा, कभी भी रेसिस्टेंस कम नहीं आएगा उस केस में। तो इसका मतलब ये आपका रेसिस्टेंस वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई आना, मतलब आपका एरर आ रहा है वन डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। और अगर इसकी आपकी इम्परफेक्शन टेक्निक की वजह से अगर ऐसा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, एंड इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक इज अ सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर, जो कि एरर होता है वन डायरेक्शन का एरर। तो आपका यहाँ रेजिस्टेंस कभी भी कम नहीं आएगा, आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई आएगी, जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में क्या आ जाएगा, एरर। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है ओम्स लॉ में की को आपने तभी यूज करना होता है ओम्स लॉ में जब आपने रिंग लेनी हो, जब भी आपने रीडिंग लेनी है तभी आपने की को ऑन करना है, अदरवाइज आपने की को हमेशा क्या रखना है, ऑफ कंडीशन में रखना है। तो आपने देखा इम्परफेक्शन टेक्निक एरर से भी हमारा सिस्टमैटिक एरर आता है। तीसरी टाइप है हमारी सिस्टमैटिक एरर की, फैक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर एरर आता है, जैसे मान लो आप केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपकी विंग मशीन है, ये आपका पैन है, और यहां पे आप सॉल्ट को मेजर कर रहे हो, आप सॉल्ट का वे कर रहे हो, आप सॉल्ट को वे कर रहे हो, ये आपकी वेइंग मशीन है, आप सॉल्ट का वे कर रहे हो, और आपने क्या कर दिया, यहां पे ऊपर फैन लगा दिया, यहां पे ऊपर फैन ऑन कर दिया। इस केस में जो इसका वे होगा वो जो इसका नॉर्मल वे से हमेशा ज्यादा ही जाएगा। इस केस में अगर ये फैन आपका ऑन कंडीशन में है तो इस केस में आपका जो सॉल्ट का वे आएगा बच्चों वो नॉर्मल वे से ज्यादा ही आएगा, हमेशा ज्यादा ही आएगा, हमेशा ज्यादा ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमेशा एरर आपका एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये आपका आ गया एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर इज आल्सो सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। और ये आपका जो फैन है, इट एक्सर्ट फोर्स ऑन मशीन,
जिससे आपका जो वे आएगा हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, फैन भी आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर है, हवा भी आपकी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकती है, उसमें एरर आ सकता है। लेकिन इस केस में जो एरर आ रहा है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, हमेशा एरर ट्रू वैल्यू से ज्यादा ही आ रही है, वैल्यू ट्रू वैल्यू से हमेशा मेजर वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आ रही है, हमेशा ज्यादा ही आ रही है। दिस इज कॉल्ड एरर इन वन डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, एक लास्ट एरर देख लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। फिर डी टाइप है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, द एरर ड्यू टू पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंट। अगर जो आदमी है जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, अगर उसकी अपनी बेवकूफी वजह से कोई एरर आ रहा है, अगर उसकी अपनी टेक्निक कोई खराब है जिसकी वजह से अगर एरर आ गया, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। मान लो उसको आईसेट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमेशा रीडिंग्स को गलत ले रहा है, हमेशा वो गलत ले रहा है। या इसको इजी वे में हम समझते हैं, मान लो ये आपके पास एक स्केल है, ये आपने इस स्केल को देखना है और पॉइंटर मेरा यहां पे आ गया, इस स्केल में पॉइंटर यहां पे आ गया, मुझे पता है रीडिंग मेरी यहां है, तो मुझे इस रीडिंग को देखने के लिए ऐसा देखना चाहिए, मुझे इस रीडिंग को इस लेवल में जाके देखना चाहिए, तब जाके इस पॉइंटर को मैं इस स्केल से टैली करके इस रीडिंग को देख पाऊंगा। लेकिन अगर ये आदमी क्या कर रहा है, इसका रीडिंग लेने का तरीका ही गलत है, ये हमेशा रीडिंग को राइट साइड से लेता है, जब इस स्केल को देखता है राइट साइड से देखता है। जैसे मान लो मुझे इस पॉइंटर को देखना है और रीडिंग को देखना है हमेशा इस लेवल में आके, ठीक है, इस लेवल। लेकिन अगर मैं इस पॉइंटर को अगर मैं राइट साइड से देखता हूं, अपने हमेशा राइट साइड से देखता हूं, तो हमेशा मेरी मेजरमेंट में एरर आएगा, हमेशा मेरी मेजरमेंट में एक तरह का एरर आ जाएगा, और वो एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में बढ़ा हुआ आएगा। अगर मैं हमेशा इसको राइट साइड से देखने की आदत है मुझे, अगर हमेशा रीडिंग को मैं राइट साइड से देखता हूं, ठीक है, आप बहुत बार देखेंगे कोई बच्चे टीवी सीधा देखते हैं, कई ऐसे गर्दन टेढ़ी करके देखते हैं, तो वो जो एक ही डायरेक्शन में जो एरर आएगा, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर एंड दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तो ये भी एक सिस्टमैटिक एरर है बच्चों। ज्यादा टाइम इसमें ना लगाते हुए बस हमें पता होना चाहिए कितना के एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर होता है, उसमें क्या क्या टाइप्स होती हैं बच्चों। सिस्टमैटिक एरर के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि such types of error can be eliminated। कोई भी एरर 100% तो हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम मान रहे हैं कि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैन बी एलिमिनेटेड इफ वी नो इट्स कॉज। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा स्केल देखने का तरीका ही गलत है, तो हो सकता है मैं उसको ओवरकम कर लूं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ओम्स लॉ में की को लगा के रखना है, तो मैं उस टाइप के एरर को भी ओवरकम कर सकता हूं। अगर मुझे पता चल जाए कि सॉल्ट को मेजर करते हुए ऊपर हवा नहीं चलनी चाहिए, फैन नहीं ऑन होना चाहिए, तो उसको मैं फैन को बंद करके उस टाइप के एरर को भी रिमूव कर सकता हूं। अगर मुझे पता चल जाए कि जो मेरा एमीटर है ऑफ कंडीशन में उसका पॉइंटर 0 से कंसाइड करना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का 0 एरर नहीं होना चाहिए, तो उस चीज को भी मैं ओवरकम कर सकता हूं। तो अगर मुझे इन चीजों की नॉलेज है, तो बच्चों मैं इस टाइप के सिस्टमैटिक एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, अगर मैं उनका कॉज जानता हूं। तो सिस्टमैटिक एरर के बारे में एक अच्छी बात यह कि हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एक बच्चों एरर होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर बच्चों, ये जो रैंडम एरर है ये बाय चांस एरर है, एंड वी डू नॉट नो इट्स कॉज। हम इसका कॉज नहीं जानते, ये क्यों आता है, ये बाय चांस एरर है। मान लो बच्चों, हम इसको समझने के लिए ओम्स लॉ की ही बात करते हैं। जैसे मान लो हम ओम्स लॉ से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं वहां पे। अब ऑपरेटर्स वही है, परफॉर्मर वही है, लैब की कंडीशंस वही हैं, लेकिन तब भी
अलग अलग रीडिंग्स लेने पे आर की वैल्यू हमारे पास अलग अलग आती है, R1, R2, R3। कभी R1 आ रहा है 0.21 ओम, कभी आ रहा है 0.22 ओम, कभी आ रहा है 0.23 ओम। आपकी तब भी आर की वैल्यू एक जैसी नहीं आएंगी। R1 लेते हुए वही ऑपरेटर्स था, वही आदमी था परफॉर्मर, वही कंडीशंस थी। R2 को लेते हुए भी वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वही परफॉर्मर था, वही कंडीशंस थी, तब भी वैल्यू चेंज हो रही है। R3 के केस में भी वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि हम मानते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट करना आता है, उसके बारे में सारे प्रिकॉशंस हमें पता है, लेकिन तब भी आप सारे प्रिकॉशंस भी अप्लाई करें, तब भी आपकी जो आर की वैल्यू आ रही है वो बार बार चेंज होगी। और अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं नेक्स्ट डे आके करूंगा, यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं नेक्स्ट डे आके करूंगा या नेक्स्ट पीरियड में दोबारा करूंगा, तो R1, R2 और R3 की वैल्यू दोबारा चेंज हो जाएंगी। R1 हो सकता है 0.22 आ जाए, R2 हो सकता है 0.24 आ जाए, और R3 हो सकता है 0.22 आ जाए। मतलब नेक्स्ट पीरियड में अगर दोबारा उसी ऑपरेटर से दोबारा एक्सपेरिमेंट किया जाए, दोबारा कंडीशन चेंज हो जाएंगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम नहीं जानते, ये हमें नहीं पता इसका कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपने ओम्स लॉ परफॉर्म किया होगा, या कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आपने परफॉर्म किया है फिजिक्स लैब में, तो आपने देखा होगा उसमें जो वैल्यूज आती हैं, आपकी जो कैलकुलेटिव वैल्यूज आती हैं, वो हमेशा एक दूसरे से टैली नहीं करती, वो बार बार चेंज होती है, जबकि आपका ऑपरेटर्स भी वही है, परफॉर्मर भी वही है, कंडीशंस भी वही है, लेकिन उसकी वैल्यूज बार बार चेंज होती हैं। तो इस टाइप की वैल्यूज की हम क्या निकालते हैं, आर मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, आर मीन निकालते हैं, मीन वैल्यू लेते हैं। और आज तक हम आर मीन तक ही अपना आंसर लिखा के टीचर को बताते थे कि हमारी सर वैल्यू आ गई, इसको चेक करो, हमारी वैल्यू आ गई। आज लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। तो बच्चों यही होता है रैंडम एरर, बाय चांस एरर। हमें नहीं पता इसका कॉज क्या है, ये क्यों आ रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता इसका कॉज क्या है। आपको कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको परफॉर्म करो, कभी आप उस क्वेश्चन को 2 सेकंड में परफॉर्म कर रहे हो, और वही क्वेश्चन जो आता है सेम पेन से सेम कॉपी पे दोबारा परफॉर्म करो, आपका हो सकता है 1.99 सेकंड लगे, दोबारा परफॉर्म करो हो सकता है 2.1 सेकंड लगे। तो आपको नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो इस टाइप का एरर जो होता है, रैंडम एरर को हम हटा नहीं सकते, इसको हम कभी रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कॉज ही नहीं पता हमें इसका कॉज ही नहीं पता ये क्यों हो रहा है, तो इसको रिमूव कैसे कर सकते, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वी कैन मिनिमाइज इट बाय टेकिंग मीन। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग मीन, जो कि हम देते हैं। हम मीन वैल्यू क्यों प्रेफर करते हैं बच्चों, हम मीन वैल्यू इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको पता है ये जो मीन वैल्यू आ रही है 2.1, 2.2, इसकी मान लो मीन वैल्यू आ गई 0.22 आ गई। अब आपको ये जो वैल्यू है ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई, मेजर्ड वैल्यू आ गई। अब ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई, अब आपको पता है ये वैल्यू क्या सही है, नहीं, आप जानते हैं कि इस वैल्यू में भी एरर है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी R1 सही है, आपकी R2 सही है, R3 सही है, आपने तो मीन वैल्यू निकाल दी और ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई, जो आज से पहले हम टीचर के सामने रखते थे, लेकिन हमें पता है इसमें भी क्या है, एरर है। आज हमें इसी मेजर्ड वैल्यू में एरर दिखाना है, मेजर्ड वैल्यू विद एरर दिखाना है। तो अगला आर्टिकल यही है हमारा कि रैंडम एरर क्या होता है, बाय चांस एरर होता है, हमें नहीं पता है क्यों आ रहा है, हमने सारे प्रिकॉशंस सेट कर लिए, हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, कंडीशन बेसिकली पूरी फेवरेबल है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तब भी हमारी वैल्यूज बार बार चेंज होती हैं, और इसी को हम कहते हैं, ये क्यों होती है हमें नहीं पता, और इस टाइप का जो मेजर वैल्यू में जो एरर आ रहा है इसको हम कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ रैंडम एरर। अब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे या कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे वही हमें देखना है। ठीक है, अब आर्टिकल है एक्सप्रेस द मेजर्ड वैल्यू विद एन एरर। एरर के साथ वैल्यू को बताने के कितने ऑप्शन है बच्चों, 3। एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, विद मीन एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर,
अभी आपको ये समझ आएगा, बाद में आप इसको समझते जाएं। और एक होता है बच्चों परसेंटेज एरर। मतलब आपने अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करना है विद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के साथ। ठीक है, ये हम कैसे करते हैं इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लो टीचर ने आपको टास्क दे दिया कि मेजर द लेंथ ऑफ योर पेन विथ एरर। हमें लेंथ मेजर करने को बोल दिया टीचर ने, और एरर के साथ हमें वो मेजरमेंट दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा बच्चों, हम उसकी ऑब्जर्व रीडिंग लेंगे। ऑब्जर्व रीडिंग मतलब हमने जो ऑब्जर्व की उसकी लेंथ विद डिवाइस। और मान लो आपके पास रिंग्स आ गई, जैसे ओम्स लॉ में आती थी R1 R2 R3, इसमें आ गई L1 L2 L3 L4। आपने 4 रीडिंग्स ले ली। ठीक है, आपने पेन की लेंथ की 4 रीडिंग्स ले ली। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रीडिंग्स अलग अलग आ रही हैं, हमें नहीं पता क्यों आ रही है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। हम इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, L1 L2 L3 L4 डिवाइड बाय 4, ये आ गया एल मीन। और ये वैल्यू हमने टीचर को देनी थी, लेकिन टीचर ने कहा है आज अपनी लेंथ को एक्सप्रेस करना है विद एरर। अगर वो एरर के साथ नहीं बोलता तो आज तक हम यहां तक परफॉर्म करते थे, हम मीन वैल्यू अपने टीचर को बताते थे बस सर ये वैल्यू आ रही है। लेकिन आज हमें पता है हमें इसमें एरर बताना है। हम अगर ये वैल्यू सही मानते, अगर मैं इसी वैल्यू को सही मानता, तो इसका मतलब L1 कह रहा है क्या मेरे में एरर है। मान लो अगर ये वैल्यू आती है आपकी 2.54 और मान लो L1 होता 2.52, ठीक है, ये होता है 2.52 और ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो कहने मतलब है ये L1 अपने लेवल पे कह रहा है L1 कह रहा है कि अगर ये सही है तो क्या मेरे में एरर है क्या। L1 अपने लेवल पे कह रहा है कि अगर ये वैल्यू आप सही मानते हो तो इसका मतलब क्या मेरे में एरर है। और एरर कितना है वो अपने में मान रहा है, एल मीन माइनस L1, एल मीन माइनस L1। वो कह रहा है इसका मतलब मेरे में एरर है क्या, कितना 0.02 का। ये कितना एरर आ गया 0.02 का। तो ये जो कैलकुलेशन होती है इसको लिखा जाता है टेक्निकली डेल्टा L1। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर इन L1। वैसे ही एब्सोल्यूट एरर इन L2 निकालेंगे हम। ये क्या आ गया एल मीन माइनस L2, इसको लिखते हैं डेल्टा L2। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा L2 से। L2 भी कहता है कि अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या मेरे में एरर है, और क्या मेरे में इतना एरर है, ये अपना एरर शो कर रहा है। अगर ये सही है तो इसका ये कह रहा है अपने आप में एनालाइज कर रहा है कि इसका मतलब मेरे में इतना एरर है। ये कह रहा है कि अगर ये सही है तो मेरे में इतना एरर है। वैसे ही L3 कहता है मेरे में भी क्या एरर है, कितना डेल्टा L3। और वैसे ही 4 रीडिंग कह रही क्या मेरे में भी एरर है। हम क्या करेंगे, इन सब एरर्स का मीन निकालेंगे। हम इन सब एब्सोल्यूट एरर का जो L1 में L2 में L3 में और L4 में आ रहे हैं, हम इन सब का क्या निकालेंगे बच्चों, मीन निकालेंगे। और वो जो मीन आएगा वो होगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, वो आएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। हम क्या करेंगे, इन सब का मीन निकालेंगे। हम इन सब का मीन निकालेंगे और 4th स्टेप में हम क्या निकालेंगे, ये बच्चों स्टेप्स हैं इसको करने की। मीन एब्सोल्यूट एरर। बच्चों जब भी हमें किसी मेजरमेंट को एरर के साथ लिखना है तो हमें यहां तक तो करना ही करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर तक तो हमें निकालना ही निकालना है। क्योंकि जब तक मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलेगा तब तक रिलेटिव एरर नहीं निकलेगा। और मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं डेल्टा एल मीन से। चलो ऐसे कर लो,
डेल्टा एल मीन। अब डेल्टा एल मीन, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे एल आएगा। अगर यहाँ पे टाइम होता तो यहाँ पे डेल्टा टी मीन आता। ठीक है बच्चों, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका क्या है, हम इन सब का क्या निकालेंगे, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू मीन निकालेंगे, इन सब डेल्टा एल फोर डिवाइड बाय 4। अब यहां पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मॉडुलस वैल्यू लेनी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी हो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सर्कल वाली, इसका मॉड लेना है, मतलब नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अगर ये पॉजिटिव होगी वेल एंड गुड, अगर ये नेगेटिव आई तब भी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव। मतलब यहां भी पॉजिटिव आएगा, यहां भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यहां भी पॉजिटिव लेनी है, सारी वैल्यूज क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, डिवाइड बाय 4। तो ये जो आपका आएगा इस कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। जब बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर आपका आ गया, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो। अब स्टेप 5 आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हो उसका। तो अब बेसिकली होता क्या है, अब आपके पास रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपने डेल्टा एल मीन निकाल दिया, डिवाइड बाय एल मीन अगर करोगे, एल मीन तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो वो जो एरर आएगा उसको कहते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जब आपने निकाल दिया, अगर आप उसको मीन वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा रिलेटिव एरर। और अगर रिलेटिव एरर जो कि डेल्टा एल मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइड बाय एल मीन, ये क्या आ गया, रिलेटिव एरर। और अगर रिलेटिव एरर को आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका परसेंटेज एरर बन जाएगा। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर तक तो निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। अब स्टेप ये बोला जाता है कि देखो, अगर हम ये बोलें कि एक्सप्रेस करो आंसर को, एक्सप्रेस करो लेंथ को विद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, वैसे हमने एरर के बिना अपनी लेंथ क्या बतानी थी, एल मीन, लेकिन हमें पता है एल मीन में एरर है, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एल मीन। अब सब खुश हैं, L1 कह रहा है, L1 वाली मेजरमेंट कह रही है मैंने इसको भी सही नहीं होने दिया, L2 भी खुश है, ये भी, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। ये हमारी प्रेजेंटेशन होगी किसके साथ, मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ। हमने अपनी वैल्यू को मेजर कर दिया किसके साथ, मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ। लेकिन अगर हमें बोला जाता है एक्सप्रेस करो लेंथ को, एक्सप्रेस करो लेंथ को विद रिलेटिव एरर, बच्चों ये प्लस माइनस का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। अगर हमें बोला जाए कि हमें अपनी लेंथ को बताना है विद रिलेटिव एरर, तो तब क्या आंसर आएगा, एल मीन तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस डेल्टा एल मीन डिवाइड बाय एल मीन। ये क्या है, ये एरर है, ये क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो हम अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं विद एरर, लेकिन कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। लेकिन अगर हमें बोला जाए एक्सप्रेस करो लेंथ को, एक्सप्रेस करो लेंथ को विद परसेंटेज एरर, तब क्या होगा आंसर, तब होगा एल मीन प्लस माइनस डेल्टा एल मीन बाय एल मीन इंटू 100%। अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन इस ढंग से दी है, इसका मतलब हम अपनी लेंथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं विद परसेंटेज एरर। कभी कभी हमें कहा जाता है अपनी लेंथ को एक्सप्रेस करो विद मीन एब्सोल्यूट एरर, तब हमें ऐसा करना है। हमें बोला जाता है लेंथ को एक्सप्रेस करो विद रिलेटिव एरर, तब हमें यहां तक कैलकुलेशन करके बताना है। अगर हमें बोला जाए परसेंटेज एरर के साथ बताओ तब। लेकिन कभी कभी हमें ये बोला था सिर्फ परसेंटेज एरर निकालो, इसका मतलब हमें सिर्फ यही निकालना है। या हमें बोला रिलेटिव एरर निकालो, तब हमें सिर्फ यही निकालना है। अगर बोला एब्सोल्यूट एरर निकालो, तब हमें यहीं तक निकालना है। लेकिन अगर बोला गया लेंथ को एरर के साथ बताओ, तब हमें पूरा निकालना है। लेकिन आपको मीन एब्सोल्यूट एरर तक तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन बताएगा आपको कहां तक जाना है। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, या फिर आपने अपना वैल्यू को एक्सप्रेस करना है विद एरर, या फिर आपने अपनी मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस करना है विद एरर।
तो एरर में भी अगर नहीं बताया कि कौन से एरर के साथ एक्सप्रेस करना है, तब आप अपना आंसर यहीं तक लिख लो, ठीक है, तब आप अपना आंसर यहीं तक लिख लो, क्योंकि रिलेटिव एरर के लिए आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा और परसेंटेज एरर के लिए तो 2 स्टेप आपने आगे जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने आज ये बताया कि किसी भी वैल्यू को हम एरर के साथ कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो, चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, कि इन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट the reading of the period of oscillation of simple pendulum were 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, 2.80 second। हमें इसमें क्या निकालना है? मीन वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब टी भी निकालना है ये, और बी पार्ट क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, सी पार्ट क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, ये डी पार्ट आ गया और ये ई पार्ट आ गया। ई पार्ट में क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परसेंटेज एरर, पी एरर मतलब परसेंटेज एरर, और लास्ट में लिखा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो बच्चों हमने यहाँ पे 1 by 1 सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें 1 by 1 सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। इसको हम समझ लो, हमें रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। प्रॉपर फॉर्म में मतलब हमें जो इसकी मीन वैल्यू आएगी प्लस माइनस एरर के साथ बताना है, और ये एरर कुछ भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर में भी हो सकता है, रिलेटिव एरर में भी हो सकता है। यही होती है प्रॉपर फॉर्म रिजल्ट। रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्म में लिखना है मतलब आपने वैल्यू भी बतानी है और उसमें एरर भी बताना है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज हैं T1 2.63, T2 2.56, T3 2.71, T4 2.80, कौन सी छूट गई? 5.6 भी हो गया, 4.2 नहीं हुआ, और T5 आ गया 2.42। ठीक है, ये आपका वैल्यूज आ गई मान लो। हाँ, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम सबसे पहले इसमें ये वैल्यू आपकी थर्ड वैल्यू है ना, तो थर्ड आप प्रॉपर ले लें 2.42, फोर्थ वैल्यू है 2.71 और फिफ्थ वैल्यू 2.80। स्टेप 1 में आपने टी मीन निकाल दिया, जो मीन वैल्यू है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका मीन वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो इसका जब आप मीन निकालेंगे 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय, जब आप इसको 5 से करोगे डिवाइड, तो इसमें जो आंसर आ रहा है देख सकते हैं, ये आ गया 2.48 सेकेंड। ये हमारी मीन वैल्यू आ गई, लेकिन मीन वैल्यू सही नहीं होगी, हमें पता है, इसमें भी एरर है। तो हम स्टेप 2 कर रहे हैं, हम हर एक वैल्यू कह रही है क्या मेरे में एरर है, अगर ये सही है तो क्या मेरे में एरर है, ये कह रही है अगर ये सही है तो क्या मेरे में एरर है। तो हम एरर निकाल रहे हैं ईच मेजरमेंट में। तो आ गया एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, क्या आ गया
इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम डेल्टा L1 से। फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना है, ये कितना आ गया, ये होता है टी मीन माइनस T1, टी मीन माइनस T1। तो टी मीन कितना है 2.48 और T1 कितना है 2.63। तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, माइनस कितनी आ रही है, ये आ रहा है आपका माइनस 2.62 माइनस 2 पॉइंट, इसकी मीन वैल्यू आ रही है, सॉरी बच्चों 2.62 आ रही है, ये आ रहा है 2.62 सेकेंड। तो ये आ गया 2.62 माइनस 2.63, तो ये आ गया माइनस 0.01 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका फर्स्ट में एरर, ये नेगेटिव में आया एरर। तो वैसे ही आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे सेकंड मेजरमेंट में, ये आ गया डेल्टा L2, और डेल्टा L2 क्या आ गया, डेल्टा T2 आ गया आपका। सेकंड टाइम में क्या आएगा इसमें एरर, इसमें आएगा एरर आपका टी मीन माइनस T2, टी मीन माइनस T2। तो ये आ गया टी मीन कितना है 2.62 माइनस 2.56, तो ये आ गया आपका 0.06। ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया सेकंड मेजरमेंट में। वैसे ही आपने डेल्टा T3 निकालना है, डेल्टा T3 आ गया आपका 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 निकालना है, ये आ गया माइनस 0.09 सेकेंड, और डेल्टा T5 आ गया बच्चों माइनस 0.18 सेकेंड। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है बच्चों, ये सिंपल है, आपने माइनस करना है और आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना हर एक मेजरमेंट में। अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ये आ गया आपका बी पार्ट। अब हम करेंगे सी पार्ट, जो कि हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे, डेल्टा टी मीन, इसको हम कैसे करेंगे, डेल्टा T1 मॉड के साथ, डेल्टा T2 मॉड के साथ, डेल्टा T3 मॉड के साथ, डॉट डॉट डेल्टा T5 मॉड के साथ, डिवाइड बाय 5 करेंगे। बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, डेल्टा T1 की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, लेकिन आपने मॉड लगाया है, मॉड में आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, जो नेगेटिव है मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा, तो आपने ये सारी वैल्यूज क्या लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है। जैसे डेल्टा T5 नेगेटिव आया तो आपने लेना क्या है 0.18, ये भी नेगेटिव आया, लेना क्या है 0.09। तो वैसे ही आपने सारी वैल्यूज लेनी है, डिवाइड बाय 5 लेना है, लेकिन सारी वैल्यूज क्या करनी है, पॉजिटिव में लेनी है। सारी वैल्यूज आपने पॉजिटिव में लेनी है, और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये आपका आ गया 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। तो ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपने क्या निकालना, रिलेटिव एरर, और आपको पता है रिलेटिव एरर के लिए क्या करना पड़ता है। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, रिलेटिव एरर कैसे निकलता है बच्चों, रिलेटिव एरर के लिए आप मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, ये फॉर्मूला है इसका, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। और ये मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया आपका 2.62, सॉरी ये वैल्यू आई है 0.11, 2.62। ठीक है, ये आपका आया है 0.11 और 2.62, मीन वैल्यू आई है इसकी 2.62, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 0.04 सेकेंड। ये आपका रिलेटिव एरर आ गया, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आ गया रिलेटिव एरर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों इसका परसेंटेज एरर, ये आ गया आपका परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर में हम रिलेटिव एरर इंटू 100% करते हैं। और रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा टी मीन बाय टी मीन, ये आपका रिलेटिव एरर है। दिस इज रिलेटिव एरर जो मैंने यहां निकाला। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टी मीन। ठीक है, तो ये आपका इंटू 100 करना है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.04
इंटू 100, तो ये आ गया 4%। ये आ गया आपका 4%। तो मतलब मैंने इसमें आपकी सारी तरह के एरर निकाल दिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, रिलेटिव एरर भी निकाल दिया और परसेंटेज एरर भी निकाल दिया। अब मान लो हमें एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को, हमें एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को, और अगर रिजल्ट में पूछा गया है रिजल्ट को आप प्रॉपर फॉर्म में लिखो। रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्म में लिखने का मतलब, मान लो अगर मुझे रिजल्ट को लिखना है विद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मैं रिजल्ट को क्या लिखूंगा, एल मीन और टी मीन, टाइम है बच्चों यहाँ पे, लेंथ नहीं है, टाइम है, टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन। ये क्या आ गया आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, और ये क्या आ गया आपकी मीन वैल्यू। तो क्या आएगा आंसर, टी मीन हमने क्या निकाला था बच्चों, टी मीन था हमारा 2.62 और डेल्टा टी मीन क्या था हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर था 0.11, ये आ गया 0.11, ये वैल्यू आ गई हमारी, मतलब ये वैल्यू थी और उसमें इतना एरर है, प्लस माइनस करना है। मतलब प्लस माइनस का मतलब इसमें इतना ज्यादा भी हो सकता है और इसकी वैल्यू इससे इतनी कम भी हो सकती है, ठीक है, इतना ज्यादा भी हो सकता है और इसकी वैल्यू 0.11 से, मतलब 2.6 में से प्लस करें 0.11, इतनी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, और 2.62 में से माइनस करें 0.11, वो वैल्यू भी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो अब अगर हमें अपना आंसर बताना है, अगर हमें रिजल्ट बताना है विद रिलेटिव एरर, मान लो कोई फर्म ये कह रही है, कंपनी ये कह रही है मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर में आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए रिलेटिव एरर में। तो रिजल्ट हम रिलेटिव एरर के साथ कैसे बताएंगे बच्चों, टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन बाय टी मीन। तो ये क्या आ गया 2.62 प्लस माइनस 0.04, ये आपका रिजल्ट आ गया विद रिलेटिव एरर, ये आपका रिजल्ट आ गया विद रिलेटिव एरर। और बच्चों अगर हमें परसेंटेज एरर के साथ रिजल्ट बताना है, रिजल्ट विद परसेंटेज एरर, तो हमें क्या करना है, टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन बाय टी मीन इंटू 100%, ये आपका क्या आ जाएगा 2.62 प्लस माइनस 4% सेकेंड। ये प्लस माइनस का मतलब समझ लो, अगर मान लो प्लस ये है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 + 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 5 - 1 भी हो सकती है, मतलब इतना प्लस ज्यादा भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस 1 भी हो सकता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है। तो आज हमने देखा कि कोई भी वैल्यू जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसको हम एरर के साथ कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। एरर का जो एक्सप्रेशन है वो 3 तरह का होता है। जब भी हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसमें हम 3 तरह के एरर शो कर सकते हैं, या तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर में शो कर सकते हैं, या तो हम रिलेटिव एरर। बच्चों एरर सिर्फ इतना ही है, ये एरर है, ये एरर है, ये कौन सा एरर है, परसेंटेज एरर, ये कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर, और ये कौन सा एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये पूरा एक्सप्रेशन है। कभी कभी हमें पूरा एक्सप्रेशन नहीं पूछते, कभी कभी हमें सिर्फ एरर निकालने को पूछते हैं, ये एरर ही निकालो। परसेंटेज एरर निकालने को बोलेंगे तो हमने सिर्फ ये सर्कुलर टर्म निकालनी है, अगर रिलेटिव एरर बोलेंगे तो ये सर्कुलर टर्म निकालनी है, अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने बोलेंगे तो हमें सिर्फ सर्कुलर टर्म निकाल, अगर हमें बोलेंगे पूरा ही वैल्यू को मेजर करके एरर के साथ बताओ, तब हमें ये पूरा एक्सप्रेस करना है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आज का वीडियो था कि हमें किसी भी मेजर वैल्यू को एरर के साथ कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, मान लो अभी तक हमने जो भी एरर निकाला वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी में निकाला है, हमने जो एरर निकाला है वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी में निकाला है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में जो एरर निकाला किसमें निकाला है, टाइम में। लेकिन जब हम फिजिक्स में डील करेंगे वहां पे हो सकता है कोई क्वांटिटी जो है वो बी, सी और डी के कॉम्बिनेशन से बन रही है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है और इसमें भी एरर है। उस केस में ए में कितना एरर होगा? अगर मुझे बी का, सी का और डी का एरर पता है, मान लो बी में भी मुझे एब्सोल्यूट एरर पता है, सी में भी मुझे एब्सोल्यूट एरर पता है और डी में भी मुझे एब्सोल्यूट एरर पता है,
तो ए में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, या बी में मुझे रिलेटिव एरर पता है, सी में हमें रिलेटिव एरर पता है, डी में रिलेटिव एरर पता है, तब ए में कितना रिलेटिव एरर होगा। तो इस टाइप्स की हमने नेक्स्ट वीडियो में बातें करनी है बच्चों। अगर मुझे मीन वैल्यू पता है और मीन एब्सोल्यूट एरर पता है तो मैं रिलेटिव एरर भी निकाल सकता हूं, और अगर मुझे रिलेटिव एरर पता है तो मैं परसेंटेज एरर निकाल सकता हूं। तो मेन हमारा की पॉइंट है दो टर्म्स, एक तो मीन वैल्यू पता होना और एक मीन एब्सोल्यूट वैल्यू पता होना है। अगर मुझे मीन वैल्यू पता है और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, मीन वैल्यू पता है और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर पता है बच्चों, तो हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन एरर में कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगले स्टेप्स इसी से कनेक्टेड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।